हे गाइस, वेलकम बैक टू यंग टॉपर्स क्लासेस। तो बच्चों, हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉ रिलेटिंग टू टॉट्स। तो टॉट्स एग्जैक्टली क्या होता है ये जानने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। सपोज़ मेरे सामने वाले घर में अंकल ने आंटी को चाटा मार दिया, तो ये क्या है? दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, लॉ की नज़र में रॉन्ग है। मेरे पड़ोस वाले घर में चोरी हो गई, क्या है? रॉन्ग है। कहीं मर्डर हो गया, क्या है? गलत है ना, रॉन्ग है। कहीं पे रेप हो गया तो रॉन्ग है। किसी बच्चे ने मुझसे पढ़ लिया, फ़ीस पे नहीं करी, रॉन्ग है। मैंने फ़ीस ले ली, बीच में पढ़ाना छोड़ दिया, रॉन्ग है। किसी का चेक बाउंस हो गया, रॉन्ग है। किसी ने किसी को गाली बक दी, रॉन्ग है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लॉ की नज़रों में गलत है, डैट इज़ रॉन्ग है। बट रॉन्ग की भी बहुत सारी वैरायटी है ना। एक तो देखो मर्डर हो जाना, ठीक है, बहुत बड़ा रॉन्ग है। किसी को अब्यूज़ कर दिया, छोटा मोटा, तो ठीक है रॉन्ग तो है, बट मर्डर जितना इतना बड़ा रॉन्ग नहीं है ना। तो रॉन्ग्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो पहले हम लोग रॉन्ग को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। एक तो होता है बच्चों सिविल रॉन्ग, और एक होता है क्रिमिनल रॉन्ग। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात करें, सिविल रॉन्ग थोड़े छोटे रॉन्ग्स होते हैं और क्रिमिनल रॉन्ग थोड़े से बड़े रॉन्ग होता है। सिविल रॉन्ग हम बोल सकते हैं कि ये एक तरह का प्राइवेट रॉन्ग है विच इज़ डन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो इसमें क्या होता है, जब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट रॉन्ग हुआ है, तो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसके अगेंस्ट रॉन्ग हुआ है वो केस फाइल करेगा, तब जाके रॉन्ग करने वाले के अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, किसी ने मुझे गाली बक दी है ना, मुझे अब्यूज़ कर दिया, ठीक है, तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट आगे होकर कुछ नहीं करेगी, कोर्ट्स आगे होकर कुछ नहीं करेंगे, है ना। पुलिस डायरेक्टली उसको बंदे को अरेस्ट नहीं कर लेगी अनटिल एंड अनलेस मैं उसके अगेंस्ट कोई केस फाइल करता हूँ, कोई कंप्लेंट फाइल करता हूँ, राइट। तो प्राइवेट रॉन्ग क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट रॉन्ग हुआ है, उससे पूरी सोसाइटी अफेक्ट नहीं होती है। बट क्रिमिनल रॉन्ग है पब्लिक रॉन्ग, दैट इज़ द रॉन्ग अगेंस्ट द होल सोसाइटी। अगर मर्डर हो रहा है, मर्डर की सिचुएशन में बच्चों कंप्लेंट फाइल करना या केस फाइल करना ज़रूरी नहीं है। जिसने मर्डर करा है पुलिस डायरेक्टली उसको पकड़ लेगी, उसके घर वालों ने मर्डर कर दिया तो घर वालों को पकड़ लेगी। ठीक है, मतलब ऐसी सिचुएशन में किसी का केस फाइल करना, किसी की कंप्लेंट फाइल होना ज़रूरी नहीं है। स्टेट खुद अपने आप से केस फाइल कर देती है ऐसे पर्सन के अगेंस्ट जो कि इस तरह का रॉन्ग कर रहा है, बिकॉज ये रॉन्ग पब्लिक रॉन्ग है, रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी है। देखो किसी का मर्डर हो रहा है तो ऐसे मत सोचो मर्डर तो सर एक ही जने का हुआ है तो रॉन्ग अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल है। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास के घर में ही अगर मर्डर हो जाए तो 4 दिन तक मुझे नींद नहीं आएगी, है ना। इससे पूरी सोसाइटी अफेक्ट होती है। एक जने का मर्डर हो गया तो हमारे मन में भी डर आ जाएगा, यार दिन दहाड़े घर में घुस के मर्डर कर दिया, कल को हमारे घर में आ जाए कोई, है ना। तो दिस इज़ रॉन्ग अगेंस्ट दी होल सोसाइटी। ठीक है, तो प्राइवेट रॉन्ग और पब्लिक रॉन्ग में मेन डिफरेंस ये होता है बच्चों, प्राइवेट रॉन्ग में उस पर्सन को कंप्लेन या केस फाइल करना पड़ता है, जबकि पब्लिक रॉन्ग में क्या होता है, जो गवर्नमेंट है यानी जो स्टेट है वो खुद केस फाइल करती है, दैट आर ट्रीटेड एज ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। जबकि सिविल रॉन्ग यानी जो प्राइवेट रॉन्ग है, दैट आर रॉन्ग अगेंस्ट इंडिविजुअल, तो वो इंडिविजुअली केस फाइल करेगा। जैसे एग्जाम्पल, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, मुझे किसी ने भेड़ दिया, अब भेड़ दिया तो मैं केस फाइल जब तक नहीं करूँगा तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दी तो अरे भाई इससे लोग थोड़ी अफेक्ट होंगे, बाकी सोसाइटी थोड़ी अफेक्ट होगी, है ना। तो एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर पे केस फाइल करता है देन एक्शन विल बी टेकन, अदरवाइज नॉट, राइट। तो सिविल रॉन्ग में इंडिविजुअल रॉन्ग होता है, इंडिविजुअल के अगेंस्ट रॉन्ग होता है। क्रिमिनल रॉन्ग में रॉन्ग अगेंस्ट दी स्टेट होता है, एंड स्टेट विल फाइल अ केस, लाइक मर्डर हो गया, रेप हो गया, सुसाइड हो गया, ठीक है। तो दीज आर क्रिमिनल रॉन्ग्स। अब सिविल रॉन्ग में क्या होता है, सिर्फ एज अ रेमेडी कॉम्पनसेशन पे होता है मुझे किसी ने भेड़ दिया, हल्की सी मुझे चोट वोट आ गई, तो मैं केस फाइल कर भी दूंगा तो होगा क्या, सामने वाले बंदे को बोल दिया जाएगा कि यार इनका जो भी खर्चा हुआ है, मरम पट्टी जो कराई है, हॉस्पिटल का जो एक्सपेंस है वो पे कर दो, है ना, थोड़ा बहुत कॉम्पनसेशन पे कर दो। उनको जेल नहीं हो जाएगी, है ना, उनको जेल में नहीं डाल देंगे, कोई क्राइम नहीं कर दिया है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा रॉन्ग नहीं कर दिया कि जेल में डाल देंगे, ठीक है। जबकि क्रिमिनल रॉन्ग में क्या होता है बच्चों, बहुत बड़ा रॉन्ग क्या है, मर्डर करना, ठीक है, रेप करना, ये बहुत बड़े रॉन्ग है। ऐसी सिचुएशन में जिसने रॉन्ग किया है उसको पनिश किया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, फाइन भी लगाया जा सकता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है तुम्हारी गलती की वजह से सामने वाले को जो नुकसान हुआ है बस वो पे कर दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसमें आपको पनिश किया जाएगा। तो सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग में मेन डिफरेंस जो है वो डिपेंड है ऑन द नेचर ऑफ एप्रोप्रिएट रेमेडी। तो सिविल रॉन्ग में क्या होता है बच्चों, एज अ रेमेडी आपको सिर्फ कॉम्पनसेशन मिल सकता है जिसके अगेंस्ट रॉन्ग हुआ है। क्रिमिनल रॉन्ग में पनिश किया जाता है, जो रॉन्ग करता है उसे पनिश किया जाता है। दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन सिविल रॉन्ग एंड क्रिमिनल रॉन्ग।
तो आई होप आपको सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग तो समझ आ गया होगा। तो सर चैप्टर तो लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट्स है, तो हमें एग्जैक्टली ये बताओ ना टॉर्ट्स क्या होता है। तो देखो सिविल रॉन्ग में भी कुछ तरह के जो रॉन्ग्स होते हैं उनको टॉर्ट्स बोलते हैं, यानी क्रिमिनल रॉन्ग जो हैं वो तो टॉर्ट है ही नहीं, क्रिमिनल रॉन्ग तो अलग ही हो गए, है ना। फिर आता है सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग में हम दो चीज़ों को एक्सक्लूड कर देते हैं। चलो, एक तो होता है रॉन्ग रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना। जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपके और मेरे बीच में, है ना, कि मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप मुझे फ़ी पे करोगे। दोनों में से कोई भी पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करती है, जैसे आपने पढ़ लिया फ़ी पे नहीं करी, या फिर मैंने फ़ी ले ली और पढ़ाया नहीं, तो जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया है उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है सामने वाला पर्सन। वो किस लॉ के अंडर होगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अलग से बना हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हो जाएगा केस, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो केसेस हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आएंगे, तो उनको यहाँ से एक बार के लिए मैं हटा देता हूँ। उसके अलावा सेकंड इज़ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट क्या होता है पता है ना। जैसे मान लो कोई अनाथ आश्रम है, तो अनाथ आश्रम क्यों खोला गया है? अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए, है ना। तो कुछ डोनर्स होते हैं जो अनाथ आश्रम को पैसा देंगे, प्रॉपर्टी देंगे, है ना, ताकि उन अनाथ बच्चों का पालन पोषण जो भी है हो सके, है ना। तो क्या होता है, जो अनाथ आश्रम है वो तो कहलाती है ट्रस्ट, और जो डोनेशन देते हैं वो डोनर है। अब डोनेशन देने वाले सीधे अनाथ बच्चों के नाम पे तो डोनेशन देंगे नहीं, वो ट्रस्ट के नाम पे देंगे, और ट्रस्ट की देखरेख कौन करता है? ट्रस्टीज़। ठीक है, अब ट्रस्टी जो है ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करता है फॉर बेनिफिशरीज। बेनिफिशरीज कौन है? अनाथ बच्चे। और अगर मान लो वो ट्रस्ट ब्रेक करता है ना, ट्रस्टी मान लो प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन अनाथ बच्चों के लिए करने की बजाय खुद के पर्सनल फ़ायदे के लिए कर रहा है, तो डैट इज़ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ये जो रॉन्ग है वो भी डील किए जाते हैं अलग से, एक ट्रस्ट के लिए भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से रिलेटेड भी एक अलग से लॉ बना हुआ है, वहाँ पे ट्रीट किए जाते हैं। तो सिविल रॉन्ग में ये दो रॉन्ग हटा दो अगर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो जितने भी बचे हुए रॉन्ग्स बचते हैं उन्हीं को बच्चों बोलते हैं टॉर्ट्स। तो यहाँ पे आता है बच्चों व्हाट इज टॉर्ट। टॉर्ट का मतलब क्या है? टॉर्ट मीन्स सिविल रॉन्ग एक्सक्लूडिंग, दो चीज़ें हटा रहा हूँ मैं सिविल रॉन्ग में से, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, तो व्हाट आर टॉर्ट्स? टॉर्ट्स आर सिविल रॉन्ग्स एक्सक्लूडिंग द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया बच्चों कि टॉर्ट क्या होता है। तो जो करता है टॉर्ट, यानी जो ये रॉन्ग करता है, उसको हम बोलते हैं टॉर्ट फीजर। जो टॉर्ट करता है उसको बोलते हैं टॉर्ट फीजर। तो ऑब्वियस बात है, ये बंदा अगर गलत कर रहा है तो ये टॉर्ट फीजर है। अब इसने गलत किया है इसके अगेंस्ट, है ना। मान लो इसने इसको चाटा मार दिया, ठीक है, तो ये टॉर्ट फीजर है, और इसको चाटा मारा है तो ये केस फाइल करेगा। तो केस फाइल करने वाले को बोलते हैं प्लेंटिफ। ठीक है, जो बंदा केस फाइल करता है उसे बोलते हैं प्लेंटिफ। तो ये प्लेंटिफ है जिसके अगेंस्ट रॉन्ग हुआ है, और ये केस किस पे करेगा? इस पे। तो जिस पे केस किया जाता है उसको बोलते हैं डिफेंडेंट, क्योंकि वो अपने आप को कोर्ट में डिफेंड करेगा ना, कि नहीं मैंने नहीं किया, या मेरी गलती नहीं है ना, ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो केस फाइल जो करता है उसको बोलते हैं प्लेंटिफ, जिस पे केस फाइल किया जाता है उसको बोलते हैं डिफेंडेंट, क्योंकि वो अपने आप को डिफेंड करेगा। और इसी ने अगर रॉन्ग किया है तो मतलब इसको टॉर्ट फीजर भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि टॉर्ट फीजर यानी जो टॉर्ट करता है उसी पे तो केस चलेगा, यानी वही डिफेंडेंट है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टॉर्ट, या फिर अगर ये पूछा जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जनरल कंडीशंस ऑफ लाइबिलिटी फॉर अ टॉर्ट, मतलब टॉर्ट होने के लिए क्या कंडीशंस प्रेजेंट होना ज़रूरी है, तो आपको आंसर ये लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बता देंगे टॉर्ट क्या है। टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग। ठीक है, टॉर्ट हमें भी पता है बच्चों सिविल रॉन्ग है, बट उसमें से दो चीज़ें हटानी है, अदर देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और ये रॉन्ग कौन कर रहा है बच्चों? ये कर रहा है डिफेंडेंट यानी टॉर्ट फीजर, यानी बाय दी डिफेंडेंट यानी टॉर्ट फीजर। और क्या करा है इसके अंदर? इसने प्लेंटिफ को किसी ना किसी तरीके से हार्म पहुंचाया है। ठीक है, रॉन्ग किया है तो डैट मीन्स कुछ ना कुछ हार्म पहुंचाया है, चाहे फाइनेंशियली, इमोशनली या फिजिकली, व्हाटएवर। ठीक है, तो वेयर बाय ही हैज़ कॉल्ड सम हार्म टू प्लेंटिफ, और वो भी किसी बिना लॉफुल एक्सक्यूज़ के, बिना किसी लॉफुल कारण के। अब जैसे सपोज करो किसी को एक्सीडेंट से बचाने के लिए, मान लो बहुत तेज़ी से ट्रक आ रहा है, एक बच्चा रास्ते में बीच में खड़ा है, तो मुझे लगा भाई ट्रक उसको भेड़ देगा क्योंकि ट्रक वाले को वो बच्चा दिख नहीं रहा है,
तो मैंने उसको एक्सीडेंट से बचाने के लिए धक्का दिया, पुश किया। अब पुश करा, वो बच्चा गिरा, उसके चोट लग गई। तो बताओ ये धक्का देना रॉन्ग है क्या? देखो जनरली अगर बात करें, कोई किसी को बेवजह धक्का दे रहा है, डैट इज़ रॉन्ग। बट अगर मैंने एक्सीडेंट से बचाने के लिए धक्का दिया तो डैट इज़ नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है विदाउट अ लॉफुल एक्सक्यूज़। अगर विथ लॉफुल एक्सक्यूज़ है, मतलब कोई कारण है लॉफुली कि मैंने क्यों धक्का दिया, तब तो चलो ठीक है, वो रॉन्ग की कैटेगरी में यानी टॉट की कैटेगरी में नहीं आएगा। बेवजह धक्का दे रहे हो, चोट पहुँचा रहे हो, तो डैट इज़ टॉट, डैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो टॉट की फाइनल डेफिनेशन हो गई, टॉट इज अ सिविल रॉन्ग अदर देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय द डिफेंडेंट यानी टॉट फीजर वेयर बाय ही हैज कॉज सम हार्म और डैमेज टू प्लेंटिफ विदाउट अ लॉफुल एक्सक्यूज। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स हो गए जैसे कि रोड एक्सीडेंट में कोई पैसेंजर इंजर्ड हो गया, कोई नेग्लिजेंट डॉक्टर की वजह से पेशेंट इंजर्ड हो गया है ना, लापरवाही की वजह से पेशेंट को लग गई, चोट आ गई है ना। देखो इंटेंशनली अगर कोई नेग्लिजेंसी शो करता है, इंटेंशनली अगर कुछ गड़बड़ करता है तो वो तो फिर क्राइम में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेग्लिजेंटली जनरल मैनर में अगर नेग्लिजेंट डॉक्टर की वजह से पेशेंट को कुछ हो जाता है तो डैट इज़ रॉन्ग, टॉट है ना। और अगर पुलिस ने किसी सिटीजन को रॉन्गफुली अरेस्ट कर लिया तो रॉन्ग है, टॉट है। या फिर किसी की प्रॉपर्टी में कोई बेवजह घुस गया है बिना ऑथराइजेशन के, है ना, तो वो भी रॉन्ग है, वो भी टॉट है ना। यानी अ लैंड ओनर हुज लैंड हैज़ बीन ट्रेसपास्ड ऑन। ट्रेसपास का मतलब क्या होता है कि कोई अनऑथराइज तरीके से किसी की प्रॉपर्टी में, पर्सनल प्रॉपर्टी में एंटर कर जाता है बिना परमिशन वगैरह के, तो वो भी रॉन्ग है, वो भी टॉट है। ठीक है, तो टॉट होने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में लिखा है ना जनरल कंडीशंस ऑफ लाइबिलिटी फॉर अ टॉट। तो टॉट की लाइबिलिटी अराइज कब होगी? जब 3 चीज़ें प्रेजेंट होगी। एक तो रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट, यानी डिफेंडेंट कौन है? टॉट फीजर, उसने कुछ ना कुछ रॉन्गफुल एक्ट किया है। या फिर देखो यहाँ पे वैसे और ओमिशन भी लिखा है, कभी कभी कुछ ना करना भी रॉन्गफुल होता है। जैसे सपोज करो मेरे घर की छत पे एक कुछ छपरा लगा हुआ है मान लो, है ना, और बहुत तेज़ हवाएं चल रही है और उसका जो नट है वो ढीला हो चुका है और मुझे पता है ये चीज़। ठीक है, मेरे छत पे अगर मान लो कोई भी चीज़ लगी हुई है वॉट एवर, ठीक है, यानी डिश टीवी का एंटीना मान लो या कुछ भी मान लो, जिसका नट लूज़ हो चुका है और वो गिरने जैसी स्थिति में है और मुझे ये चीज़ पता है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उसको सही करवाऊँ ताकि वो किसी और पे गिर के किसी को नुकसान ना पहुँचाए। ठीक है, और अगर मैं मान लो ऐसी लापरवाही कर रहा हूँ, मुझे पता होने के बावजूद मैंने उसको ठीक नहीं करवाया, कोई प्रॉपर स्टेप नहीं लिया, और फिर मान लो वो सच में गिर के किसी को नुकसान पहुंचा देता है, पड़ोस वालों के घर पे गिरा और वहाँ कोई बंदा खड़ा था, उसका सर फूट गया, तो यहाँ पे मैंने कुछ एक्ट तो करा ही नहीं है, यहाँ पे ओमिशन टू एक्ट हुआ है, मतलब मुझे ठीक करवाना चाहिए था उसे और मैंने नहीं करवाया, तो यहाँ ओमिशन टू एक्ट हुआ है, तो वो भी एक तरह का रॉन्गफुल एक्ट की तरह ही है। ठीक है, तो या तो रॉन्गफुल एक्ट हो या ओमिशन हो ऑफ द डिफेंडेंट, जिसकी वजह से सामने वाले को कोई लीगल डैमेज हुआ हो। ठीक है, लीगल डैमेज मतलब सामने वाले का कोई ना कोई लीगल राइट ब्रेक हुआ हो। ठीक है, यहाँ पे लीगल डैमेज की बात की गई है, एक्चुअल डैमेज की बात नहीं की गई है। लीगल डैमेज और एक्चुअल डैमेज में फ़र्क होता है, अभी हम आगे इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो रॉन्गफुल एक्ट की वजह से प्लेंटिफ का कोई ना कोई लीगल राइट ब्रेक हुआ होना चाहिए, जिस वजह से प्लेंटिफ के पास कोई ना कोई लीगल रेमेडी अराइज हुई हो। ठीक है, मतलब इस तरह का लीगल डैमेज है विच इज़ रिकग्नाइज बाय लॉ, और लॉ से लीगल रेमेडी दे रहा है। लीगल रेमेडी मतलब सामने वाले पर्सन के अगेंस्ट यू कैन फाइल अ केस, यू कैन टेक एन एक्शन। ठीक है, तो ये एक तरह की लीगल रेमेडी लॉ में अवेलेबल उस एक्ट के लिए होनी चाहिए। ठीक है, तो टॉट के लिए 3 कंडीशंस क्या हो गई? एक तो रॉन्गफुल एक्ट, सेकंड इज़ लीगल डैमेज एंड थर्ड इज़ लीगल रेमेडी, जिसको अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं वापस से। तो रॉन्गफुल एक्ट मतलब बच्चों, यानी जिस एक्ट के लिए आप कंप्लेन फाइल कर रहे हो तो वो लीगली रॉन्गफुल होना चाहिए। मतलब अगर कोई बंदा आपका कोई लीगल राइट ब्रेक कर रहा है, चाहे वो राइट ऑफ रेपुटेशन हो, है ना, मतलब आपके बारे में झूठी झूठी खबरें फैला रहा है, अफवाहें फैला रहा है, जिससे आपकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है, ठीक है, तो रॉन्गफुल एक्ट है, क्योंकि आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है। कौन सा राइट? राइट ऑफ रेपुटेशन। या फिर मान लो राइट ऑफ बॉडीली सेफ्टी, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मेरे छत से कुछ सामान गिर के पड़ोस वाले को इंजर कर देता है, तो राइट ऑफ बॉडीली सेफ्टी अफेक्ट हुई है। किसी का राइट ऑफ फ्रीडम अगर अफेक्ट हो रहा है, किसी की राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है बिना किसी लीगल एक्सक्यूज़ के,
ठीक है, तो ये सारे एक्ट फिर रॉन्गफुल एक्ट की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अब भले उस एक्ट से एक्चुअल लॉस बंदे को हुआ हो या ना हुआ हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, एक्चुअल लॉस क्या है अभी अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला हमारे को पता चल गया कि जो भी एक्ट है जिसके अगेंस्ट आपने कंप्लेंट फाइल करी है, डैट मस्ट बी लीगली रॉन्गफुल, जिसकी वजह से किसी ना किसी का लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ होना चाहिए, वायलेट हुआ होना चाहिए। ठीक है, और सेकेंड कंडीशन थी लीगल डैमेजेस, यानी रॉन्गफुल एक्ट की वजह से लीगल इंजरी हुई होनी चाहिए, यानी लीगल राइट इन्फ्रिंज होना चाहिए, इवन दो नो एक्चुअल डैमेज हैज़ बीन कॉस्ड। जैसे इसका चलो अब मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ। सपोज़ मेरे घर में कोई ड्रिंक करके ज़बरदस्ती घर में घुस आया, जिसको मैं जानता तक नहीं हूँ, उसका कोई लेना देना नहीं है मुझसे, बेवजह मेरे घर में बिना परमिशन के बिना अथॉरिटी के मेरे घर में घुस आया। अब मेरे घर में घुसने के बाद भले उसने किसी तरह का मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ना फिजिकली ना फाइनेंशियली, ठीक है, बट फिर भी डैट इज़ अ रॉन्ग एंड आई कैन टेक एक्शन अगेंस्ट हिम बिकॉज ही हैज़ ब्रीच्ड माई राइट ऑफ प्राइवेसी, माई राइट टू प्रॉपर्टी। यानी कोई बंदा ज़बरदस्ती मेरे घर में घुस आए, उससे मेरा राइट ब्रेक हो रहा है। ठीक है, भले मुझे ना फाइनेंशियली लॉस हुआ है ना मुझे फिजिकल कोई डैमेज हुआ है, ठीक है, बट लीगल डैमेज हुआ है, यानी मेरा लीगल राइट ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो ये भी टॉर्ट की कैटेगरी में आएगा एंड इट इज़ एक्शनेबल, यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट हिम। ठीक है, इसी को ट्रेसपास बोलते हैं, यानी जब कोई किसी की प्रॉपर्टी पे अननेसेसरी विदाउट अथॉरिटी विदाउट परमिशन विदाउट लीगल एक्सक्यूज़ अगर घुस जाता है, तो डैट इज़ अ रॉन्गफुल एक्ट, जिसकी वजह से आपका लीगल राइट ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो एक केस लॉ था एशबी वर्सेस वाइट, उसमें भी बताया था कि लीगल डैमेज इज़ नॉट आइडेंटिकल विथ एक्चुअल डैमेज। लीगल डैमेज एक अलग चीज़ है, एक्चुअल डैमेज एक अलग चीज़ है ना। कोई ज़बरदस्ती हमारे घर में घुस गया तो वो लीगल डैमेज है, आपका लीगल राइट ब्रेक हुआ है, भले एक्चुअल डैमेज ना हुआ हो, भले उसने आपकी प्रॉपर्टी को ना या फिर आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ पता चल गई लीगल डैमेज और एक्चुअल डैमेज अलग अलग होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड दो कहावत यानी दो मैक्सिम्स भी है। पहली है बच्चों डैमनम सिने इंजूरिया। डैमनम सिने इंजूरिया का मतलब होता है डैमेज विदाउट इंजरी। इंजरी मतलब होता है लीगल राइट ब्रेक होना, है ना। तो डैमेज हुआ है बट लीगल इंजरी नहीं हुई है, यानी लीगल राइट ब्रेक नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है केस फाइल करने का, क्योंकि लीगल डैमेज होना ज़रूरी है, लीगल इंजरी होना ज़रूरी है, आपका लीगल राइट ब्रेक होना ज़रूरी है, भले डैमेज यानी एक्चुअल डैमेज नहीं भी हुआ हो। ठीक है, सेकंड है इंजूरिया सिने डैमनम। इंजूरिया सिने डैमनम का मतलब होता है इंजरी विदाउट डैमेज, यहाँ इंजरी हुई है, इंजरी का मतलब है लीगल राइट ब्रेक होना, इंजरी मतलब लीगल इंजरी, लीगल डैमेज यानी लीगल राइट ब्रेक होना, और आगे लिखा है सिने डैमनम मतलब विदाउट डैमेज यानी विदाउट एक्चुअल डैमेज, यानी मेरा लीगल राइट ब्रेक हो रहा है, यानी ट्रेसपास का अगर अपन एग्जांपल लें, मेरा लीगल राइट ब्रेक हो रहा है बट मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, तो इस केस सिचुएशन में तो हम केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि लीगल डैमेज होना ज़रूरी है, एक्चुअल डैमेज भले ना भी हो। ठीक है, थर्ड कंडीशन थी बच्चों लीगल रेमेडी। तो थर्ड कंडीशन जो है लाइबिलिटी फॉर अ टॉर्ट के लिए वो है लीगल रेमेडी, यानी किसी भी चीज़ को टॉर्ट कहने के लिए वो जो रॉन्गफुल एक्ट है वो लॉ के अंडर आना चाहिए, यानी लॉ में उसके लिए रेमेडी दी हुई होनी चाहिए। रेमेडी जैसे कि एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, तो टॉर्ट के अगेंस्ट जो मेन रेमेडी है वो है बच्चों अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया टॉर्ट की सिचुएशन में आप कॉम्पनसेशन लेने के लिए केस फाइल कर सकते हो, है ना। तो कॉम्पनसेशन का जो अमाउंट होगा उसी को अपन अनलिक्विडेटेड डैमेज बोलेंगे। मैं एग्जैक्ट आपको इसका मतलब बताता हूँ, उसके लिए मुझे पहले आपको लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब बताना पड़ेगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट वाले लॉ में क्या होता है, सपोज़ हम दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सपोज़ मैं पेंटर हूँ, घर पेंट करता हूँ, आपका घर आपको पेंट करवाना है, तो आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है 1 लाख रुपीज़ में आपका पूरा घर पेंट करने का। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ये तय हो गया है कि अगर मान लो मैं बीच में काम छोड़ देता हूँ तो फिर मुझे 2 लाख का कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में तो क्या होता है, सब कुछ पहले से मेंशन कर देते हैं, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करा तो यू हैव टू पे दिस मच पेनल्टी, यू हैव टू पे दिस मच कॉम्पनसेशन। तो जो लिखा हुआ होता है ना कि दिस मच यू हैव टू पे, उसको बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस, उसको बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस।
अब टॉट वाली सिचुएशन में क्या है, पहले से तो कुछ तय हुआ ही नहीं है। अब मान लो मुझे एकदम से किसी गाड़ी ने भेड़ दिया, तो यहाँ तो पहले से तय कर नहीं रखा ना कि जो भी मुझे भेड़ेगा वो मुझे 50,000 देगा, या जो भी मुझे भेड़ेगा वो मुझे 1 लाख रुपए देगा, पहले से तय नहीं है। तो इसको बोलते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, जहाँ पे कोर्ट डिसाइड करेगी कि कितना कॉम्पनसेशन पे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, तो टॉर्ट में मेन रेमेडी होती है एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। हम लोग केस फाइल करते हैं और फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा। ऑल्दो सम अदर रेमेडीज़, कुछ और रेमेडीज़ भी अवेलेबल है बच्चों अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के अलावा, जैसे इंजंक्शन। जैसे कुछ कुछ केस में सिचुएशन में हम इंजंक्शन ऑब्टेन कर सकते हैं सामने वाले के अगेंस्ट। इंजंक्शन का मतलब होता है स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर का मतलब होता है किसी को कुछ काम करने से रोकना। सपोज़ मेरे पास वाला जो बंदा है घर में जो रहता है पड़ोस वाले घर में, वो डेली लाउड म्यूज़िक बजाता है 9 बजे के बाद से रात को, जिस वजह से मुझे नींद नहीं आती है। तो मैं क्या करूँगा, कोर्ट को बोलूँगा भाई इसको रोको। तो कोर्ट उसके अगेंस्ट इंजंक्शन ऑर्डर इशू करेगी, यानी स्टे ऑर्डर इशू करेगी कि भाई बंद करो, है ना, मराठी में बोले तो थांबा, है ना, रुक जाओ भाई। तो कोर्ट उसे रोक देगी कुछ चीज़ करने से, दैट इज़ कॉल्ड एज इंजंक्शन। तो कुछ सिचुएशन में वी कैन फाइल अ केस फॉर ऑब्टेनिंग इंजंक्शन अगेंस्ट द अदर पर्सन। उसके अलावा एक और ऑप्शन है स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे किसी ने मेरी खड़ी हुई गाड़ी का कांच फोड़ दिया, बैट बॉल खेल रहे थे, कांच फोड़ दिया, तो मैं बोलूँगा कि नहीं मुझे तो बिल्कुल ठीक करा के दो, जैसी थी वैसी करवा के दो। उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन, जैसा था वैसा करवाना, है ना। तो ये कुछ रेमेडीज़ हो गई बच्चों। मेन रेमेडी तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है। उसके अलावा इंजंक्शन के लिए भी आप केस फाइल कर सकते हो, या फिर स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन के लिए कर सकते हो। उसके अलावा एक और रेमेडी अवेलेबल है सेल्फ हेल्प। कुछ कुछ सिचुएशन में सेल्फ हेल्प भी एक रेमेडी है, जहाँ पे इंजर्ड पर्सन, इंजर्ड पार्टी बिना कोर्ट में जाए खुद सेल्फ हेल्प कर सकती है। सेल्फ हेल्प का मतलब है जैसे मान लो कोई मेरे घर में ज़बरदस्ती घुस गया पी के, है ना, एक ड्रंकर्ड पर्सन मेरे घर में अनऑथराइज्ड तरीके से घुस गया बिना परमिशन के, बिना कोई उसका ना कोई लेना देना है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या कोर्ट में पहले केस फाइल करूँगा, या पहले उसको धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगा, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में मैं केस फेस नहीं करूँगा, मैं पहले उसको धक्के मार के मेरे घर से बाहर निकालूंगा। डैट इज़ मैं अपनी सेल्फ हेल्प करूँगा। धक्के दे के बाहर निकालना इज़ व्हाट, सेल्फ हेल्प, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में मैं सेल्फ हेल्प करूँगा। तो सेल्फ हेल्प वाला जो रेमेडी है वो सारे टॉर्ट्स में अप्लाई नहीं होता है, सारे टॉर्ट्स में ये वाली रेमेडी अवेलेबल नहीं होती है, बट मेनली अवेलेबल होती है ट्रेसपास टू लैंड वाले केस में। ज़बरदस्ती कोई मेरी प्रॉपर्टी में एंटर कर जाता है, उस सिचुएशन में सेल्फ हेल्प बेस्ट रेमेडी होती है। तो अगर कोई मेरे घर में कोई ड्रंकर्ड पर्सन एंटर कर जाता है, तो मैं जिस तरीके से हो सकता है विदाउट फोर्स उसको मैं मेरे घर से बाहर निकालूंगा। तो पहले तो मैं विदाउट फोर्स करूँगा, मैं उसको चिल्ला सकता हूँ कि भाई कौन हो निकल जाओ यहाँ से, है ना। अगर पॉसिबल नहीं है विदाउट फोर्स, तो मैं थोड़ा बहुत फोर्स यूज़ कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। धक्का मारना पड़ सकता है तो धक्का भी मार देंगे, ऐसे नहीं कि गोली से शूट ही कर दो, है ना, वो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, वहाँ पे फिर आप रॉन्ग हो जाओगे। ठीक है, तो रीजनेबल फोर्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी डिमांड करती है सिचुएशन, उस अकॉर्डिंग यू कैन यूज़ दिस रेमेडी ऑफ सेल्फ हेल्प। ठीक है, तो यहाँ बच्चों हमारा क्लियर होता है कि 3 जो कंडीशंस हैं किसी भी एक्ट को टॉर्ट कहने के लिए, डैट इज़ कि रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, लीगल डैमेज यानी लीगल राइट इन्फ्रिंज यानी वायलेट होना चाहिए, उसके अलावा उस चीज़ के लिए लीगल रेमेडी भी अवेलेबल होनी चाहिए, तब जाके वो जो एक्ट है वो टॉर्ट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, जैसे अभी हमने लीगल डैमेज वाले पॉइंट में पढ़ा था कि 2 मैक्सिम है, डैमनम सिने इंजूरिया एंड इंजूरिया सिने डैमनो। ठीक है, तो ये 2 मैक्सिम हैं, इन्हीं को हमें डिस्टिंग्विश करना है, एक्सप्लेन करना है अंडर द लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट्स। और ये देखो बहुत बार एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है, दिसंबर 18, दिसंबर 10, जून 2009, दिसंबर 2008, दिसंबर 97, दिसंबर 94, और उसके अलावा भी आ रखा है क्योंकि यहाँ पे सारे नहीं बता रखे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आने के बहुत चांसेस हैं एग्ज़ाम में। तो चलो सबसे पहले हम लेते हैं डैमनम सिने इंजूरिया। देखो डैमनम का मतलब है डैमेज,
यानी किसी भी तरह का नुकसान, हार्म या लॉस। सिने का मतलब होता है विदाउट, और इंजूरिया का मतलब होता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट, यानी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट विच इज़ कन्फर्ड बाय लॉ। ऐसा राइट जो हमें लॉ ने दिया है और वो इन्फ्रिंज हो रहा है, वायलेट हो रहा है, ठीक है, किसका, प्लेंटिफ का। तो डैमनम सिने इंजूरिया का मतलब क्या हुआ, डैमेज विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट, मतलब मुझे किसी ना किसी तरह का नुकसान हुआ है बट मेरा कोई लीगल राइट ब्रेक नहीं हुआ। तो बच्चों ऐसी सिचुएशन में यू डोंट गेट एनी राइट टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट सच पर्सन जिसने ये एक्ट किया है। जैसे सपोज़ करो मेरी एक शॉप है, जस्ट मेरी शॉप के जस्ट पास में ही किसी और ने भी एक शॉप खोल ली, वो सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहा है जो मैं बेच रहा हूँ, और उसने कंपटीशन के चक्कर में आधी प्राइसेस कर दी, ठीक है। जैसे मान लो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जस्ट मेरे पास में किसी ने और कोचिंग इंस्टीट्यूट कर खोल लिया और फीस आधी ले रहा है मुझसे, जिस वजह से मेरे काफ़ी बच्चे उसके पास चले गए। अब इस वजह से मुझे काफ़ी फाइनेंशियल लॉस तो हुआ है, बट मेरा कोई लीगल राइट ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। एवरीवन हैज़ अ राइट टू डू बिजनेस, है ना, कोई भी मेरे घर के पास में, मेरे कोचिंग के पास में, मेरी शॉप के पास में सिमिलर बिजनेस खोल सकता है, इसमें कोई मना नहीं है, इसमें कोई रॉन्ग नहीं है। तो इफ़ ही इज़ डूइंग जनरल कॉम्पिटिशन, है ना, अगर कोई रॉन्गफुल मीन्स नहीं अगर वो अपना रहा है, तो मेरा कोई लीगल राइट ब्रेक नहीं हुआ है। भले फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, डेफिनेटली नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, बट दैट डजेंट गिव मी एनी राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट सच अ पर्सन, ठीक है। तो ये मैक्सिम क्या कहता है बच्चों कि एक पर्सन को भले डैमेज हुआ हो, भले फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, बट फिर भी वो टॉर्ट के लिए एक्शन नहीं ले सकता, केस फाइल नहीं कर सकता, बिकॉज वो डैमेज जो हुआ है वो ऐसा डैमेज हुआ है जो कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो भले डैमेज कितना भी हुआ हो, डैट डजेंट मैटर, व्हाट मैटर इज़ कि लीगल राइट वायलेट अगर होता है तो ही केस फाइल किया जा सकता है। तो अगर लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है देन यू हैव नो राइट टू फाइल अ केस अगेंस्ट एनी पर्सन, ठीक है। तो इसके कॉमन एग्जाम्पल जैसे मैंने बता ही दिया कि अगर मेरी कोई शॉप है और किसी बंदे ने मेरे ही नेबरहुड में सिमिलर शॉप खोल दी जिस वजह से मेरे कस्टमर्स कम हो गए, मेरा प्रॉफिट कम हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में मैं अपने लॉस के लिए सामने वाले पे केस फाइल नहीं कर सकता, बिकॉज वो जो सामने वाला है वो अपना लीगल राइट एक्सरसाइज कर रहा है ना। एवरीवन हैज़ अ लीगल राइट टू डू देयर ओन बिजनेस, ठीक है। तो उसने किसी का भी कोई किसी भी तरह का कोई राइट ब्रेक नहीं करा है, तो उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जा सकता, ठीक है। सेकंड आता है बच्चों इंजूरिया सिने डैमनो, ये इसका अपोजिट हो गया। यहाँ इंजूरिया का मतलब वही इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट, यानी कोई लीगल राइट ब्रेक हुआ है, सिने मतलब विदाउट, और डैमनो मतलब डैमेज यानी नुकसान, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, लीगल राइट ब्रेक हो रहा है पर नुकसान कुछ नहीं हुआ, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि कोई ज़बरदस्ती मेरे घर में घुसा है, तो घुसने के बाद उसने ना तो मुझे कोई फिजिकल लॉस बचाया है, ना कोई मुझे फाइनेंशियल लॉस बचाया है, बट स्टिल उसने मेरी राइट ऑफ प्राइवेसी, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको अफेक्ट करा है, इसको ब्रेक करा है, इसको वायलेट करा है, तो आई कैन टेक एक्शन अगेंस्ट सच अ पर्सन, ठीक है। तो कुछ राइट्स और इंटरेस्ट इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनका वायलेशन ही अपने आप में एक्शनेबल टॉट है, यानी मैं केस फाइल कर सकता हूँ विदाउट प्रूफ ऑफ डैमेज। मतलब मुझे ये प्रूफ नहीं करना पड़ेगा कि उसकी वजह से मुझे कोई नुकसान हुआ है, मुझे सिर्फ ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो बंदा ज़बरदस्ती मेरे घर में घुसाया बिना अथॉरिटी के, बिना परमिशन के, ठीक है। तो भी उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, आपको ये प्रूफ नहीं करना पड़ेगा कि उसकी वजह से आपको कोई नुकसान हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर मान लो कभी भी अपना प्राइवेट राइट, एब्सोल्यूट प्राइवेट राइट जो है अगर वो इन्वेड हुआ है, तो मतलब इंजरी हुई है ना, हमारा लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, और प्लेंटिफ जो है एक्शन ले सकता है, उसका एक्शन सक्सीड होगा इवन इफ देयर इज़ नो डैमेजेस, भले कोई फाइनेंशियल लॉस, कोई फिजिकल लॉस नहीं भी हुआ हो चलेगा, यू कैन स्टिल फाइल अ केस अगेंस्ट सच अ पर्सन, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल एक्ट ऑफ ट्रेस पासिंग अपॉन अनदर्स लैंड है। तो इस केस में आप एक्शन ले सकते हो इवन दो प्लेंटिफ को कोई भी हार्म नहीं हुआ हो, इवन द स्लाइटेस्ट हार्म भी नहीं हुआ हो, तो भी वो केस फाइल कर सकता है। तो बच्चों ये वीडियो यहीं ओवर होता है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड जो केस स्टडीज़ वाले क्वेश्चन है वो करने वाले हैं।